हम लोगों ने पिछले अध्याय क्लास 11th का पॉलिटी शुरू किया था पढ़ना, और उस दौरान हमने देखा था चैप्टर 1 को बहुत डिटेल से हमने पढ़ा। चैप्टर 1 की समाप्ति के बाद आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो चैप्टर 2 है, जिसका नाम है संविधान में अधिकार। जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट से आप अवगत होंगे जो आप पहले से परिचित नहीं होंगे। इसके अलावा जब आप इसमें पढ़ने जाएँगे तो कई सारे ऐसे चीज़ मिलेंगे आपको, जो लगेगा कि ये यूनिक है। क्योंकि ये जो पुस्तक अभी हम बात करने जा रहे हैं वो एनसीईआरटी का है, और एनसीईआरटी वास्तव में अपने आप में यूनिक है। क्योंकि जितनी बार आप इसको पढ़ेंगे हर बार कुछ न कुछ सीखने को आपको मिलेगा। तो आइए इसी कड़ी में हम कुछ समझते हैं एनसीईआरटी में चैप्टर 2 क्या कहती है। सबसे पहला लाइन ये बताती है कि आपने पिछले अध्याय में सरकार के अंग को पढ़ा था, और वास्तव में हम लोगों ने सरकार के अंग देखे थे, जिसमें कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका पर हमने चर्चा किया था। उसकी संरचना की बात किए थे, और हर एक अंग एक दूसरे से संबंध रखता है। हर एक अंग एक दूसरे से संबंध रखता है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि संविधान के बारे में, और इसमें हमने बताया था आपको कि संविधान एक ऐसा लिखित दस्तावेज है जो सरकार पर अंकुश लगाता है। इसके बाद हमने पढ़ा था संविधान के बारे में, और संविधान के संदर्भ में हमने पढ़ा था कि संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जो सरकार पर अंकुश लगाती है, यानी सरकार मनमानी नहीं करे, इसके लिए एक दस्तावेज की जरूरत पड़ती है, जिसे हम लोग संविधान के नाम से जानते हैं। जैसा कि नाम से भी स्पष्ट होगा, संविधान, संविधान को अगर हम इसको संधि विच्छेद करें तो हम कह सकते हैं सम प्लस विधान कह सकते हैं। सम का मतलब होता है बराबर, और विधान बोलते हैं नियम कानून को। तो किसी देश का वैसा दस्तावेज जो सबके लिए बराबर हो, उसे हम लोग संविधान के नाम से जानते हैं। बात हम कर रहे हैं भारतीय संविधान का, यानी ये जो भारतीय संविधान है वो भारत के लोगों पर लागू होगा। तो इसमें कह रहा है कि सरकार की शक्ति पर अंकुश रखकर एक ऐसी प्रजातांत्रिक व्यवस्था की स्थापना करता है। और एक चीज हमने देखा, प्रजातांत्रिक व्यवस्था। तो प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक दोनों ही व्यवस्था एक समान है। इसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था में या प्रजातांत्रिक व्यवस्था में सबसे इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो प्रजा निभाता है, यानी लोक निभाता है। अगर दूसरे शब्द में कहें तो लोकतांत्रिक व्यवस्था या प्रजातांत्रिक व्यवस्था में शक्ति का स्रोत कौन होता है, यानी इस संविधान को जो शक्ति दिया हुआ है वो किसके माध्यम से दिया हुआ है, तो लोगों के द्वारा दिया गया है। इस संविधान में शक्ति का स्रोत है। तो ये लाइन यही कह रहा था। तो ऐसी प्रजातांत्रिक व्यवस्था की स्थापना करता है जिसमें सभी व्यक्तियों को कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं अधिकार को। तो हमारे संविधान में कौन कौन से अधिकार हैं, अगर आप पहले से पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि हमारे संविधान में 7 मौलिक अधिकार की बात की गई थी शुरुआत में। लेकिन अगर वर्तमान में बात करेंगे तो 6 मौलिक अधिकार हैं, इसकी भी चर्चा करेंगे। मौलिक अधिकार वो अधिकार होता है कि वो सरकार बिना मतलब का आपसे उसको छीन नहीं सकता है। लेकिन उसमें से आप जब इसको पढ़ेंगे तो आप जानेंगे उसमें कुछ अधिकार ऐसा भी आपको दिया हुआ है जिसके विशेष परिस्थिति में भी सरकार आपसे नहीं छीन सकती। उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। आगे कह रहा है कि इस अध्याय में हम भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने पढ़ा था, मौलिक अधिकार इट मीन्स फंडामेंटल राइट्स। संविधान के तीसरे भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो अब अगर आपसे पूछे कि मौलिक अधिकार की चर्चा संविधान के किस भाग में है, तो आप याद रखेंगे मौलिक अधिकार की चर्चा संविधान के भाग 3 में है। मौलिक अधिकार की चर्चा संविधान के भाग 3 में है। तो याद रखेंगे कि मौलिक अधिकार की चर्चा संविधान के किस भाग में है। तो मौलिक अधिकार की चर्चा संविधान के भाग 3 में है। मौलिक अधिकार भाग 3 में है। भाग 3 में है। तो एक प्रश्न आप इसको याद रखेंगे। आगे लाइन कहता है उसी में कि संविधान के तीसरे भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, जिस उसमें प्रत्येक मौलिक अधिकारों के प्रयोग की सीमा का भी उल्लेख किया गया है।
बीते हुए 6 दशक में अधिकारों का स्वरूप परिवर्तित भी हुआ है और कुछ विस्तृत भी। इस अध्याय में आपको निम्न बातों का ज्ञान होगा। ये जो लाइन कह रही है कि 6 दशक यानी पिछले 60 सालों में जो मौलिक अधिकार है उसमें बहुत सारा परिवर्तन भी आया है। कुछ को कम किया गया है तो कुछ को विस्तृत किया गया है। अगर विस्तृत के संदर्भ में देखा जाए तो अनुच्छेद 21 को जब आप देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कई सारे जजमेंट आए हैं। इससे जो मौलिक अधिकार है जो जिसमें हमारे अनुच्छेद 21 की चर्चा 21 में जो चर्चा किया गया है उसको बहुत व्यापक रूप से इसकी चर्चा किया गया है। अब जब आप हम लोग इस अध्याय को पढ़ेंगे तो क्या-क्या जानने योग्य हो जाएंगे। पहला, भारतीय संविधान में कौन-कौन से मौलिक अधिकार प्रदान करता है भारतीय संविधान। दूसरा, उन अधिकारों को कैसे सुरक्षित किया जाता है, जो हमें मौलिक अधिकार दिया गया है उसको कैसे सुरक्षित किया जाता है। तीसरा, उन अधिकारों की व्याख्या व सुरक्षा करने में न्यायपालिका की क्या भूमिका रही है। और चौथा, मौलिक अधिकारों तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है। आइए, तो कई सारे प्रश्न जो बहुत महत्वपूर्ण है इसको आप जान पाएंगे जब इस अध्याय को आप पढ़ेंगे। तब जब भी हम इस अध्याय को पढ़ेंगे तो हम कुछ प्रश्न जो यहाँ मौलिक प्रश्न है इसको जो यहाँ दे रखा है इसको हम ध्यान में रखकर पढ़ेंगे। जैसे पहला प्रश्न था, भारतीय संविधान में कौन से मौलिक अधिकार प्रदान करता है। आप जब भी पढ़ें तो याद रखिए कि आखिर भारतीय संविधान हमें कौन कौन से मौलिक अधिकार देती है। पढ़ने के क्रम में याद रखेंगे। दूसरा प्रश्न है कि उन अधिकार जो भारतीय संविधान हमें मौलिक अधिकार की सुरक्षा की गारंटी देती है उन अधिकार को आखिर सुरक्षित कैसे किया जाता है। तीसरा प्रश्न है कि उन अधिकारों की व्याख्या व सुरक्षा करने में न्यायपालिका क्या भूमिका निभा रही है। जैसे हमने अभी कुछ देर पहले आपको बताया है कि अनुच्छेद 21 को व्यापक करने में न्यायपालिका की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मौलिक अधिकार तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर है। तो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट है जिसे हम लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं उसमें और मौलिक अधिकार में क्या अंतर है। जब आप इसको पढ़ेंगे बहुत डिटेल से हम पढ़ेंगे तो मौलिक अधिकार है जो उस देश के उस राज्य के नागरिकों को प्राप्त है। वही जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वो राज्य का मौलिक अधिकार है। जब इसको हम लोग पढ़ेंगे बहुत डिटेल से, अभी तो थोड़ा सा हम बात कर रहे हैं। आइए समझते हैं सबसे पहले अधिकारों का महत्व। अब इसको समझने से पहले कुछ उदाहरण स्वरूप यहाँ पे दिया हुआ है। हमको एक-एक लाइन को पढ़ते हुए चलेंगे और समझेंगे इसको। क्योंकि हर एक लाइन एनसीईआरटी का महत्वपूर्ण होता है। अगर आप छोड़ते हैं तो हो सकता है किसी भी प्रश्न से आप मिस कर जाएँ। और दूसरी बात कि प्रश्न के प्रति प्रकृति जो है दिन-प्रतिदिन बदलती जा रही है। इसीलिए हम लोगों का कोशिश ये रहेगा कि किसी भी प्रश्न को हम लोग छोड़ कर के नहीं चलें। अगर हम छोड़कर नहीं चलेंगे तो हमारे लिए वो ज़्यादा बेटर होगा। आइए ज़रा हम समझते हैं। कह रहा है कि 1982 के एशियाई खेलों से पहले निर्माण कार्य के लिए सरकार ने कुछ ठेकेदारों की सेवा ली। अनेक फ्लाईओवरों और स्टेडियमों का निर्माण करना था। जरा समझिए, एक लाइन कहता है कि खेल के मैदान के लिए फ्लाईओवर और स्टेडियम का निर्माण करना था और इसके लिए ठेकेदारों ने देश के विभिन्न भागों से बड़ी संख्या में गरीब मिस्त्री और मजदूरों की भर्ती की। लेकिन ये कहानी है, आप जरा समझिएगा, जहाँ जरूरत पड़ेगी हम समझाएंगे। लेकिन मजदूरों से कामकाज की दयनीय दशा में काम लिया गया। उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से भी कम मजदूरी दी गई। जरा समझिए, ये बातें जो यहाँ से यहाँ तक की गई है। अब अच्छा, आप जब प्रश्न की प्रकृति का अगर विभिन्न एग्जाम के आप देख रहे हैं तो जहाँ पर फैक्चुअल प्रश्न नहीं पूछता है, कंसेप्चुअल पूछ रहा है या स्टेटमेंट बेस्ड पूछ रहा है, तो वहाँ पे आप ऐसे एक आपको प्रश्न मिल जाएगा, कोई शर्त दे देगा आपको और बताना रहेगा कि उसमें किस चीज़ का उल्लंघन हो रही है। वैसा ही यहाँ पर दे रखा है। अब कह रहा है कि समाज वैज्ञानिकों की एक टीम ने उनकी स्थिति के अध्ययन कर सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की। उन्होंने दलील दी कि तय की गई न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी देना बेगार या बंधुआ मजदूरी जैसा है और नागरिकों के को प्राप्त शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। आइए जरा समझते हैं। तो तीन शब्द जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है जिसमें एक था बंधुआ मजदूरी और बेगार। बंधुआ मजदूरी या बेगार, इसका मतलब क्या होता है। इसको समझने के लिए दो चीज हम लोग समझेंगे, न्यूनतम मजदूरी और अधिकतम मजदूरी।
हमारे भारतीय संविधान में जैसे भी जहाँ आप काम करते हैं वहाँ अधिकतम मजदूरी तो फिक्स नहीं होती है, लेकिन सरकार के द्वारा न्यूनतम मजदूरी ये फिक्स करके रखा गया है। तो कई बार ऐसा देखा गया है, जैसा कि आपने इस स्टोरी जो ऊपर हमने देखा था 1982 की घटना है, उसमें आपने देखा है कि उनको न्यूनतम मजदूरी भी नहीं दे रहा था, यानी उसको बेगार, यानी बेगार का मतलब है कि उसको बिना पैसा के उससे काम करवा रहा था, है ना? और वैसा ही एक मिलता-जुलता शब्द है बंधुआ मजदूरी, है ना? बंधुआ मजदूरी, जिसको जितना उसको मेहनत का पैसा मिलना चाहिए, उसको नहीं मिल रहा था। इसके बाद जैसे ही पैसा उसको नहीं मिल रहा था, काम करवा रहा था और पैसा नहीं दे रहा था, इसका मतलब है कि उस व्यक्ति का हो रहा था शोषण। उस व्यक्ति का क्या हो रहा था? तो उस व्यक्ति का हो रहा था शोषण। अब उस व्यक्ति का शोषण हो रहा था, उस व्यक्ति का हो रहा था शोषण। तो जब उस व्यक्ति का हो रहा था शोषण, तो जब शोषण हो रहा था उस व्यक्ति का, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है शोषण, यहाँ पे वो लाइन लिखी हुई है कि जब उस व्यक्ति का शोषण हो रहा था, इसका मतलब उसके जो मौलिक अधिकार है, उसका उल्लंघन कर रहा था, ठीक है? मौलिक अधिकार का उल्लंघन। अच्छा, ऐसा चर्चा है, आप जब पढ़ेंगे तो जब पॉलिटी अभी डिटेल से पढ़ेंगे तो उसमें ऐसा चर्चा है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, है ना? मौलिक अधिकार, ये भी शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगर किसी व्यक्ति संस्थान के द्वारा आपका शोषण किया जाता है, तो आपको संविधान ने मौलिक अधिकार की गारंटी दे रखी है। और इसमें भी जब आप अनुच्छेद की हम लोग चर्चा करेंगे तो 2 अनुच्छेद पढ़ेंगे इसमें। एक अनुच्छेद 32 पढ़ेंगे और एक अनुच्छेद 226 पढ़ेंगे। ये दोनों अनुच्छेद जो आप पढ़ेंगे तो इसमें हम आपको बताएंगे कि अनुच्छेद 32 में डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर सकते हैं। किस कारण के लिए? शोषण के, क्योंकि आपका वहाँ शोषण किया गया है, इसीलिए डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। अगर आप सुप्रीम कोर्ट जाने में असमर्थ हैं, तो अपने जो राज्य हैं, वहाँ के राज्य हाई कोर्ट में आप अपील कर सकते हैं अनुच्छेद 226 के तहत। ऐसा आपको संविधान गारंटी देती है। ऐसा डिटेल से हम पढ़ेंगे, आगे देखते हैं। न्यायालय ने इस दलील को स्वीकार कर लिया और सरकार को निर्देश दिया कि वह इन हजारों मजदूरों को उनके काम के लिए तयशुदा मजदूरी दिलाएं। कहने का मतलब यह है, जब उस व्यक्ति को न्यूनतम मजदूरी नहीं दिया जा रहा था, उन्होंने न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाया और न्यायपालिका ने यह फैसला किया और सरकार को आदेश दिया कि उस व्यक्ति को जो न्यूनतम मजदूरी है उसको दिया जाए। आइए कुछ और चर्चाएं हैं। मचल लालूंग को जब गिरफ्तार किया गया तब वह 23 वर्ष का था। लालूंग असम के मरीगांव जिले के चबुरी गांव का रहने वाला। देखिए, ये कंडीशनल बेस्ड जब क्वेश्चन आएगा, हम शुरुआत में भी कहे हैं आपको, एक कंडीशन दे देगा, जैसे यहाँ दे देगा कि यहाँ पे एक नाम था, इस लड़का का नाम था ना, नाम नहीं दे रखा था, यहाँ मचल लालूंग है नाम। जैसे मान लेते हैं ए नाम का कोई व्यक्ति है, उसको न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रहा है। अगर आपको कंडीशनल क्वेश्चन पूछेगा कि मान लीजिए कि ए नाम का व्यक्ति है जिसको न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रहा, बताइए कौन से अधिकार का उल्लंघन है। 4 ऑप्शन आपको दे देगा और पूछेगा आपको कौन से अधिकार का ऑप्शन है। जब आप इसको समझे रहेंगे तो आप बताएंगे कि ये उसके शोषण के विरुद्ध अधिकार, है ना, मौलिक अधिकार है, इसका उसे उल्लंघन किया गया है इसमें, ठीक है। ऐसे कंडीशनल आपसे क्वेश्चन पूछेगा। यहाँ भी है, मचल लालूंग के साथ है कि जब गिरफ्तार किया गया तब वो 23 वर्ष का था। लालूंग असम के मरीगांव जिले के चबुरी गांव के रहने वाले थे। उस पर आरोप था कि उसने किसी को गंभीर चोट पहुंचाई है। मुकदमे की सुनवाई के दौरान उसे मानसिक रूप से काफी अस्वस्थ पाया गया और चिकित्सा के लिए तेजपुर के लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अस्पताल में एक कैदी के रूप में भर्ती करा दिया गया। वहां उसका सफलतापूर्वक इलाज किया गया। डॉक्टरों ने जेल अधिकारियों को 2 बार 1967 और 1996 में चिट्ठी भेजी कि लालूंग स्वस्थ है और उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है, लेकिन किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। लालूंग न्यायिक हिरासत में बना रहा। मचल लालूंग को जुलाई 2005 में जेल से छोड़ा गया। उस समय वह 77 वर्ष का हो चुका था।
इस प्रकार वह 54 वर्ष तक हिरासत में रहा और इस दौरान उसके मुकदमे की एक बार भी सुनवाई नहीं हुई। जब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा नियुक्त एक टीम ने राज्य में बंदियों का निरीक्षण किया, तब जाकर लालू को स्वतंत्र होने का अवसर मिला। मचल का पूरा जीवन ही व्यर्थ बीत गया क्योंकि उसके मुकदमे की सुनवाई ही ना हो सकी। हमारा संविधान सभी नागरिकों को जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार देता है। इसका अर्थ है कि हर नागरिक को अपने मुकदमे की निष्पक्ष और त्वरित सुनवाई का अधिकार है। मचल लालू का मामला उस स्थिति का संकेत करता है जब वो संविधान द्वारा दिए गए मौलिक व्यवहार में प्राप्त नहीं होते हैं। जरा समझते हैं इसमें लालू के साथ क्या हुआ था। अब ये घटनाएं जो हैं बहुत दुखद हैं, लेकिन इसमें बता रहा है कि जब गिरफ्तार किया गया था उस समय उसका उम्र केवल 23 साल था, लेकिन उसकी स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया और अस्पताल में भर्ती जब वो हुआ कुछ समय बाद वो ठीक भी हो गया और अस्पताल प्रशासन के द्वारा, डॉक्टरों के द्वारा, जो जेल प्रशासन था, जेल अधिकारी था, उसको 2 बार चिट्ठी भी लिखा गया, तब भी वो हॉस्पिटल से उसे जेल नहीं ले गया गया, जिस कारण से वह व्यक्ति लगभग 77 वर्ष तक 77 वर्ष की आयु तक और उम्र उसका 54 वर्ष तक, ठीक है, वो जेल में ही बंद रहा, उसका सुनवाई ही नहीं हो सका। ये मामला भी किस चीज़ों से जुड़ा हुआ है, तो ये मामला भी आपको स्वतंत्रता के अधिकार से जुड़ा हुआ है ना? जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार से जुड़ा हुआ, जिसका इसमें उल्लंघन पाया जाता है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ आप देखेंगे, एक बात और बता रहा है कि अगर लालू धनी और ताकतवर होता तब क्या होता? यदि निर्माण करने वाले ठेकेदारों के साथ काम करने वाले लोग इंजीनियर होते हैं, तो क्या होता? क्या उनके साथ भी अधिकारों को इसी तरह से हनन होता? ज़रा आप सोच के बताइएगा कि अगर ये जो लालूंग है वो अमीर होता, गरीब नहीं होता, तो क्या वैसा ही भी इसके साथ भी होता? ज़रा आप बताइएगा हमें कमेंट करके। ये कहता इसी प्रकार हमने पहले उदाहरण में भी संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन दिखाई देता है, लेकिन उस न्यायालय में चुनौती दी गई। इससे मजदूरों को उचित मजदूरी मिली जिसके वे हकदार थे। शोषण के विरुद्ध संवैधानिक अधिकार के कारण उन मजदूरों को न्याय मिल सका, है ना? तो शोषण के विरुद्ध जो हमारा मौलिक अधिकार दिया गया है, उसी के तहत इसे न्याय मिला, यानी न्यूनतम मजदूरी की व्यवस्था सरकार को करनी पड़ी, लेकिन उसे न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा। अब आगे हम बात करते हैं अधिकारों का घोषणा पत्र, ठीक है? इसको समझते हैं, इसमें क्या कहती है अधिकारों का घोषणा पत्र। आइए जरा देखते हैं। कहता है इसी प्रकार, यहाँ से हम लोग को पढ़ना है। उपयुक्त दोनों उदाहरणों से अधिकारों और उन्हें लागू किए जाने का महत्व पता चलता है। इसीलिए अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों के अधिकारों को संविधान में सूचीबद्ध कर दिया गया है। प्रजातंत्र में यह सुनिश्चित होना चाहिए कि व्यक्तियों को कौन-कौन से अधिकार प्राप्त है जिन्हें सरकार सदैव मान्यता दे। संविधान द्वारा प्रदत्त किए गए और संरक्षित अधिकारों की ऐसी सूची को अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं। आइए जरा समझते हैं अधिकारों का घोषणा पत्र क्या है। इसमें कह रहा है कि सरकार को एक सूची बनानी चाहिए या बनाई हुई है, जिसमें दिया गया है कि वहाँ के नागरिकों को कौन-कौन से अधिकार प्राप्त है ना? और सरकार कौन-कौन से अधिकार को मान्यता दे रखा है, उसकी एक सूची होती है। इसी सूची को कहा जाता है अधिकारों का घोषणा पत्र, ठीक है? जो लाइन है इसको आप याद रखें, इसे क्या कहा जाता है? अधिकारों का घोषणा पत्र कहा जाता है। कहता है अतः अधिकारों का घोषणा पत्र सरकार को नागरिकों के अधिकारों के विरुद्ध काम करने से रोकता है। अब जैसे ही सरकार वो घोषणा पत्र में लिख देती है ये आपका मौलिक अधिकार है, तो सरकार उसके मौलिक अधिकार का हनन नहीं कर सकती है और उसका उल्लंघन हो जाने पर उपचार सुनिश्चित करता है। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर उसको कंपनसेट करता है। संविधान नागरिकों के अधिकारों को किससे संरक्षित करता है? नागरिक के अधिकारों को किसी अन्य व्यक्ति या निजी संगठन से खतरा हो सकता है। ऐसी स्थिति, अच्छा एक बात बताइए, यहाँ कह रहा है कि नागरिक का जो अधिकार है यानी लोगों को जो अधिकार मिला है मौलिक अधिकार, ये किससे खतरा हो सकता है? लोगों को जो मौलिक अधिकार मिला हुआ है, ये मौलिक अधिकार इसी की बात कह रहा है, ये किससे खतरा हो सकता है? तो यही बात वो कह रहा है कि किसी अन्य व्यक्ति या किसी निजी संगठन से खतरा हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में सरकार करेगी, व्यक्ति को सरकार द्वारा सुरक्षा प्रदान किए जाने की आवश्यकता होती है। यह जरूरी है कि सरकार व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करने के लिए
प्रतिबद्ध हो। इसके अतिरिक्त सरकार के विभिन्न अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका या फिर न्यायपालिका अपने कार्यों के संपादन में व्यक्ति के अधिकारों को हनन कर सकते हैं। आइए जरा समझते हैं। आगे कहता है कि मैं समझ गया, अधिकारों की घोषणा पत्र उस वारंटी कार्ड की तरह है जो हमें टीवी या पंखा खरीदने पर मिलता है। बड़ा अच्छा बात कहा है कि सरकार जब अधिकारों की घोषणा पत्र जारी करती है तो हम समझते हैं कि ये हमारा एक तरह का वारंटी कार्ड है। जैसे आप किसी अलायंस को आप खरीदते हैं, किसी जैसे अब टीवी हो गया, बहुत सारे अप्लायंस है जैसे आप खरीदते हैं, जैसे टीवी या कोई भी चीज़, जैसे उदाहरण स्वरूप यहाँ दिया भी हुआ है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं। अब शुरुआत हम लोग करेंगे भारतीय संविधान में दिया गया मौलिक अधिकार की चर्चा करेंगे। कहता है स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने इन अधिकारों का महत्व समझा था और मांग की थी कि अंग्रेज शासकों को जनता के अधिकारों को आदर करना चाहिए। यानी जब हम लोग स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे उस दौरान भी हम मौलिक अधिकारों की बात किया करते थे और इसी बात को लेकर के 1928 में यानी 1928 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू समिति ने अधिकारों का एक घोषणा पत्र की मांग उठाई थी। अतः यह स्वाभाविक था कि स्वतंत्रता के बाद संविधान निर्माण के दौरान संविधान में अधिकारों का समावेश करने और उन्हें संरक्षित करने पर सभी की राय एक थी। जरा समझते हैं। तो अगर पूछेगा बताइए कि मौलिक अधिकार जो है वो मोतीलाल नेहरू समिति जो थे उसके द्वारा कब पेश किया गया था? घोषणा पत्र पेश नहीं, मांग उठाई गई थी तो 1928 ईस्वी में उठाई गई थी। किसके द्वारा? मोतीलाल नेहरू की द्वारा उठाई गई थी। कब? तो 1928 ईस्वी में। और इस पर सभी लोग राजी भी थे। संविधान में उन अधिकारों को सूचीबद्ध किया गया जिन्हें सुरक्षा देनी थी और उन्हें मौलिक अधिकारों की संज्ञा दी गई। अच्छा, उसको सूचीबद्ध किया गया बजाबते और उसका नाम दिया गया मौलिक अधिकार। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, मौलिक अधिकार अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसीलिए उन्हें संविधान में सूचीबद्ध किया गया और उनकी सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान बनाए गए। वे इतने महत्वपूर्ण है कि संविधान स्वयं यह सुनिश्चित करता है कि सरकार भी उनका उल्लंघन ना कर सके। कहने का ये मतलब है कि मौलिक अधिकार को इस तरह से डिजाइन किया गया, इस तरह से बनाया गया कि अगर सरकार भी चाहे तो उसका उल्लंघन नहीं कर पाए, है ना? मौलिक अधिकार हमारे अन्य अधिकारों से भिन्न है। जहां साधारण कानूनी अधिकारों को सुरक्षा देने और लागू करने के लिए साधारण कानूनों का सहारा लिया जाता है, वहीं मौलिक अधिकारों की गारंटी और उनकी सुरक्षा स्वयं संविधान करता है। कहता है कि अगर जो अन्य आपका प्रावधान है संविधान में वो किसी अन्य कानून का सहारा लेते हैं, लेकिन मौलिक अधिकार है इसकी गारंटी देने की, इसकी सुरक्षा की गारंटी हमारा संविधान स्वयं लेता है। सामान्य अधिकारों को संसद कानून बनाकर परिवर्तित कर सकती है, लेकिन मौलिक अधिकारों में परिवर्तन के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। कहता है कि जब आप मौलिक अधिकार में किसी तरह का बदलाव करना चाहते हैं, तो आपको संविधान में बदलाव करना पड़ेगा। वही अगर कह रहा है कि सामान्य अधिकारों को अगर आपको बदलना है या चेंज करना है या कुछ जोड़ना है, तो आप ये क्या कहते हैं, संविधान ये संसद में आप कानून बना करके उसको चेंज कर सकते हैं। तथा इसके अलावा सरकार का कोई भी अंग मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर सकता। कोई भी अंग का मतलब कोई भी अंग, चाहे वो आपका न्यायपालिका हो, विधायिका हो या फिर कार्यपालिका हो, ठीक है? मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकता है और संविधान के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकता है। इस अध्याय में हम आगे पढ़ेंगे कि सरकार के कार्यों से मौलिक अधिकारों को हनन को रोकने की शक्ति और इसका उत्तरदायित्व न्यायपालिका के पास है। न्यायपालिका मतलब आयंगते हैं, थोड़ा सा हम लोग न्यायपालिका जब पढ़ेंगे थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जब आप न्यायपालिका पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि न्यायपालिका को हम लोग 3 स्तर में हम लोग बांट के इसको पढ़ेंगे। जैसे सबसे ऊपरी जो होगा उसे हम लोग कहेंगे सुप्रीम कोर्ट। उससे नीचे जो होता है जिसे हम लोग हाई कोर्ट कहते हैं। और सबसे नीचे जो होता है जिसको हम लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नाम से जानते हैं।
तो ये 3 स्तर होता है न्यायपालिका के, तो वही बातें कह रही है यहाँ पर कि जो आपका मौलिक अधिकार है, उसको दिलाने की शक्ति, अगर आपको मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, तो उसको रोकने की शक्ति किसका है? तो न्यायपालिका के पास है। यही न्यायपालिका, इसके 3 पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करके पढ़ते हैं। विधायिका या कार्यपालिका के किसी कार्य या निर्णय से यदि मौलिक अधिकारों का सॉरी, यहाँ स्पेलिंग थोड़ा सा मिस है ना, हाई कोर्ट लिखना था और हमने लिख दिया हाइट, कोई बात नहीं, चलिए, कभी-कभी हो जाता है मिस लिखने में। आइए आगे देखते हैं। तो रोकने की शक्ति और इसका उत्तरदायित्व न्यायपालिका के पास, ये हम लोगों ने देखा इस लाइन को। आगे कहा था विधायिका या कार्यपालिका के किसी कार्य या निर्णय से यदि मौलिक अधिकारों का हनन होता है या उन पर अनुचित प्रतिबंध लगाया जाता है, तो न्यायपालिका उसे अवैध घोषित करती है। बहुत अच्छी बातें कही हैं कि कोई ऐसा कार्य जो कार्यपालिका के द्वारा या फिर विधायिका के द्वारा, हो सकता है कि आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कार्यपालिका और विधायिका नहीं समझते होंगे। तो ज़रा हम अगर इसको पढ़ने जाए तो ज़्यादा डिटेल से हो जाएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा-सा हम देख लेते हैं एक बार, क्योंकि हो सकता है आपको ना समझ में आए। पहली बार पढ़ रहे होंगे तो हम लोग देख लेते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं कार्यपालिका का। हालाँकि चैप्टर 1 में हमने चर्चा किया था इसका, कार्यपालिका और दूसरा विधायिका। जब आप कार्यपालिका विधायिका जो आप पढ़ेंगे, तो आपने नाम सुना होगा सांसद का, और आपने एक तरफ नाम सुना होगा किसी मंत्री का, और साथ ही आपने सुना होगा किसी पदाधिकारी का, ऑफिसर का। जब ये सांसद होते हैं तो उसको हम लोग विधायिका के रूप में कंसीडर करते हैं, यानी या दूसरे शब्दों कहें, जो कानून बनाने के काम करता है, कानून बनाने का कार्य जो करता है, बनाने का कार्य करता है, उसे कहते हैं विधायिका। बस एक लाइन में ये याद रखिए, जो कानून बनाने का कार्य करता है उसे कहेंगे विधायिका, और जो कानून को लागू करवाने का कार्य करता है उसे कहेंगे कार्यपालिका। ठीक है। और अगर कार्यपालिका के द्वारा या फिर विधायिका के द्वारा किसी भी ऐसे मौलिक अधिकारों का हनन किया जाता है, तो इसके लिए बनाई गई है न्यायपालिका, जैसा हमने पढ़ा था। तो कार्यपालिका या विधायिका द्वारा किए गए कार्य को, जो लोगों के मौलिक अधिकार के विरुद्ध है, इसको वो रद्द कर सकते हैं। कौन रद्द कर सकते हैं? तो न्यायपालिका रद्द कर सकते हैं। ये हम अगला चैप्टर में होगा तो हम लोग समझ लेंगे। ठीक है। कार्यपालिका 2 प्रकार का होता है, अस्थायी कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका। ठीक है। डिटेल से पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ हम वही बताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन समय ज़्यादा लग जाएगा, यहाँ हम छोड़ रहे हैं। वही बात कह रहा है यहाँ कि रोकने की शक्ति और इसका उत्तरदायित्व न्यायपालिका के पास है। विधायिका या कार्यपालिका के किसी कार्य या निर्णय लेने से यदि मौलिक अधिकारों का हनन होता है या उन पर अनुचित प्रतिबंध लगाया जाता है, तो न्यायपालिका उसे अवैध घोषित कर सकती है। लेकिन मौलिक अधिकार निरंकुश या असीमित अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकार बहुत अनलिमिटेड नहीं है, निरंकुश नहीं है ना। ऐसा नहीं कि आपके ऊपर मौलिक अधिकार दे दिया गया तो आपके ऊपर कोई अंकुश नहीं है ना। जैसे आपको बोलने की आज़ादी दी है, ये मौलिक अधिकार है आपका। ऐसा नहीं आप किसी के कान के पास जाकर के आप हल्ला कर रहे हैं। कहीं घूमने की आज़ादी है तो आप किसी के छत पे जाकर के बेवजह आप टहल रहे हैं। तो आज़ादी तो दिया हुआ है, लेकिन उस मौलिक अधिकारों को संविधान ने क्या कर दिया है, तो निरंकुश नहीं रखा है, असीमित नहीं रखा है। सरकार मौलिक अधिकारों के प्रयोग पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध लगा सकती है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब जरूरी समझें तब वो प्रतिबंध लगा सकती है, ऐसे नहीं बेवजह लगा दिया, है ना। जब जरूरत हो, देश हित में जरूरत हो, तब वो लगा सकती है। अब जरा हम समझते हैं, ये बातें कह रही कि आपने अभी तक जो पढ़ा वो कहाँ पहुंचे और क्या समझे।
पहला लाइन कह रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की तुलना दक्षिण अफ्रीका के संविधान में दिए गए अधिकारों के घोषणा पत्र से करें। अच्छा, हमने अफ्रीका के संविधानों को नहीं देखा, जरा देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान में अधिकारों का घोषणा पत्र है। देखिए, इसमें कहता है दक्षिण अफ्रीका के संविधान के संबंध में कि हो सकता है आपको दिख रहा होगा कि दक्षिण अफ्रीका का संविधान दिसंबर 1996 में लागू हुआ। इसे तब बनाया और लागू किया गया जब रंगभेद वाली सरकार के हटने के बाद दक्षिण अफ्रीका गृह युद्ध के खतरे से जूझ रहा था। दक्षिण अफ्रीका के संविधान के अनुसार उसके अधिकारों के घोषणा पत्र दक्षिण अफ्रीका में प्रजातंत्र की आधारशिला है। यह नस्ल, लिंग, गर्भधारण, वैवाहिक स्थिति, जातीय या सामाजिक मूल, रंग, आयु, अपंगता, धर्म, अंतरात्मा, आस्था, संस्कृति और भाषा और जन्म के आधार पर भेदभाव वर्जित कर, मतलब ये कुछ बहुत ही क्या कहते हैं, अच्छे और बहुत महत्वपूर्ण शब्द है कि इनके आधार पर, ठीक है, आप भेदभाव नहीं कर सकते, ऐसा दक्षिण अफ्रीका के संविधान में इसकी चर्चा है। और जो संविधान है, घोषणा पत्र है अधिकारों का, वो प्रजातंत्र की आधारशिला है, यानी नींव है। कहता यह नागरिकों को संभवतः सबसे ज्यादा व्यापक अधिकार देता है ना, क्योंकि बहुत सारे आप देखें ना, यहाँ नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते कि आप महिला है, पुल्लिंग है, पुरुष है, इसके आधार पर, रंग के आधार पर नहीं कर, बहुत सारे बातें हैं। संवैधानिक अधिकारों को एक विशेष संवैधानिक न्यायालय लागू करता है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान में सम्मिलित कुछ प्रमुख अधिकार निम्न है, जैसे गरिमा का अधिकार, निजता का अधिकार, श्रम संबंधी समुचित व्यवहार का अधिकार, स्वस्थ पर्यावरण और पर्यावरण संरक्षण का अधिकार, समुचित आवास का अधिकार, स्वस्थ सुविधाएं, भोजन पानी और सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, बाल अधिकार, बुनियादी और उच्च शिक्षा का अधिकार, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई समुदायों का अधिकार, सूचना प्राप्त करने का अधिकार। आइए अब आप बताइए हमें कि दोनों संविधानों में पाए जाते हैं। अच्छा, सूची बनाना है, आप बनाइएगा, एक दो पॉइंट बताइएगा हमें कमेंट में कि ऐसा कौन कौन सी बातें हैं जो दोनों संविधान में समान मिले हैं, ऐसा कौन सी बातें हैं जो दक्षिण अफ्रीका के संविधान में है लेकिन अपने देश के संविधान में नहीं है। अगला है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान में स्पष्ट रूप से दिए गए हो और भारतीय संविधान में निहित माने जाते हो, मतलब दक्षिण अफ्रीका के संविधान में स्पष्ट है लेकिन भारतीय संविधान में इसका स्पष्ट चर्चा नहीं है, आप हमें बताइएगा। अगला जो हम लोग पढ़ेंगे, क्षमता का अधिकार, है ना, तो इसको आज के लिए यहीं ड्रॉप करते हैं। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्षमता का अधिकार। तब तक के लिए यहीं रखते हैं, और जो अगर आपका सुझाव होगा तो बताइएगा कि और इसको कैसे बेहतर बनाया जाए। इसके अलावा एक चीज़ और हम आपको बता दें कि जैसे ही इस चैप्टर को हम ख़त्म करते हैं तो लगभग उस प्रश्न के प्रकृति के अकॉर्डिंग, जैसे कंसेप्चुअल प्रश्न को एक जगह, फैक्चुअल प्रश्न को एक जगह ला करके, और हम 100 से भी ज़्यादा एक चैप्टर से आपको सॉल्व कराने का प्रयास करेंगे, है ना। तो सबसे पहले इसको हम लोग ख़त्म करेंगे, फिर प्रश्न की श्रृंखला हम लोग देखेंगे। तब तक यहीं इसको स्टॉप करते हैं।